हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। पिनाकल्स ट्यूटोरियल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स गुरु इंजीनियर आर के गिरी। गाइस, हम लोग पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस शुरू किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बात जानेंगे, मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है। तो गाइस, डायगोनल जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा किसी भी मैट्रिसेज में एग्जिस्ट नहीं करता है। और स्क्वायर मैट्रिसेज में दो तरह के डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो हमारा टॉपिक है डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। गाइस, हम लोग इसे समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 ए बी सी एक्स वाई जेड। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो गाइस ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो डायगोनल है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल। प्राइमरी डायगोनल, या कहीं कहीं बुक्स में लिखा हुआ है इसे लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल, या फिर बहुत सारे बुक्स में सिर्फ डायगोनल ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो प्राइमरी डायगोनल के केस में कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे डायगोनल लिखा हो, चाहे लीडिंग डायगोनल लिखा हो, चाहे प्राइमरी डायगोनल लिखा हो, सबका मतलब प्राइमरी डायगोनल ही है, ठीक है ना। और दूसरा, इसको देखिए, ये जो डायगोनल है ये हमारा सेकेंडरी डायगोनल कहलाता है। सेकेंडरी डायगोनल कहलाता है। क्लियर है। स्क्वायर मैट्रिक्स में दो डायगोनल एग्जिस्ट करता है, प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल। प्राइमरी डायगोनल को हम लोग प्राइमरी डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या सिर्फ डायगोनल के नाम से जानते हैं, जबकि सेकेंडरी डायगोनल को सिर्फ सेकेंडरी डायगोनल के नाम से जानते हैं। ओके गाइस, यहां पर एक बात मैं बता रहा हूं आपको कि किसी भी बुक्स में आप देखेंगे तो सेकेंडरी डायगोनल पर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल पर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल पर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं। तो बहुत पहले जिन्होंने मैट्रिसेस को डेवलप किया था उन्होंने क्या किया कि प्राइमरी डायगोनल को ही मेन डायगोनल मानकर और इस पर आगे बढ़े वो। क्लियर है। तो गाइस, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर सेकेंडरी डायगोनल वाला क्वेश्चन तो बताए ही नहीं, या सेकेंडरी डायगोनल वाला क्वेश्चन कैसा होता है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सेकेंडरी डायगोनल पे कोई क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है ना। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, हमने पिछले लेक्चर में जो लास्ट टाइप पढ़ा था मैट्रिसेस का, वो था स्क्वायर मैट्रिसेस। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी में आगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है गाइस। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा गाइस, अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal matrix
if all the non-diagonal elements are 0. Clear? A square matrix is said to be diagonal matrix if all the non-diagonal elements are 0. क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 into 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है गाइस। यहां पर देखिए डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 है। क्लियर ना? अगला एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। यहां देखिए प्राइमरी डायगोनल को छोड़कर इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब 0 हैं, ठीक है ना? तो फिर से समझिए, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब है कि डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। क्लियर है? सिंबॉलिकली गाइस इसको हम लोग लिखते हैं, देखिए ध्यान से, A इज इक्वल टू Aij और ऑर्डर n इंटू n ऑर्डर का हो जाएगा, वेयर Aij नॉट इक्वल टू 0 when I इज इक्वल टू j। जब कॉलम और रो का लोकेशन सेम होगा तो एलिमेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा, जबकि Aij इज इक्वल टू 0 होगा when I नॉट इक्वल टू j, जहां पर कॉलम और रो का लोकेशन इक्वल नहीं होगा वो सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। गाइज ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन पूछता है। एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है, बोलेगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है, तो इसमें से कौन सा कंडीशन सही होगा, ठीक है। तो सिंबॉलिकली हम लोग लिखते हैं A इज इक्वल टू Aij n इंटू n मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना। Aij नॉट इक्वल टू 0 when I इज इक्वल टू j, ठीक है। जब रो और कॉलम की लोकेशन इक्वल हो तो एलिमेंट जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, और जब रो और कॉलम की लोकेशन अनइक्वल हो तो उस कंडीशन में एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे देखिए आप इसको समझने के लिए, ये पहला एलिमेंट है 1 को हम लिख सकते हैं A11। यहां पर देखिए I और J दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरे एलिमेंट को आप देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे A22। यहां पर I और J दोनों का वैल्यू सेम है। इसी प्रकार से ये तीसरा एलिमेंट है, इसको लिखेंगे A33। यहां पर I और J की वैल्यू सेम है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि I और J की वैल्यू जब सेम होगी तो एलिमेंट्स क्या होगा, 0 नहीं होगा, तो डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं होंगे। और I और J मतलब रो और कॉलम की लोकेशन सेम सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में ही होगा। क्लियर है ना। अगर इनको छोड़ दिया जाए डायगोनल एलिमेंट्स को तो किसी भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में रो और कॉलम की लोकेशन सेम नहीं होगी। जैसे हमने इसको लिया 0 को,
तो ये आपका थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का है, इसको हम लोग लिख सकते हैं A31। तो आपने क्या देखा, रो का लोकेशन 3 है और कॉलम का लोकेशन 1 है, I नॉट इक्वल टू J। इसी प्रकार किसी भी एलिमेंट को जो डायगोनल में नहीं है उसमें आप देखेंगे कि I J के बराबर नहीं है। क्लियर है? तो गाइस इसे आप लिख लीजिए और ये 2 पॉइंट्स हमेशा दिमाग में रखेंगे ताकि यहां से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो ना छूटे। क्लियर है ना? एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका है, देखिए कहीं कहीं बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, जैसे ये वाला मैट्रिक्स है आपका पहला मैट्रिक्स, तो इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं वो इस तरह से लिखते हैं कि A इज इक्वल टू DIAG, डायग, ठीक है ना। और बड़ा ब्रैकेट के अंदर इसके डायगोनल एलिमेंट्स को लिखते हैं 1 2 बिना इस तरह से, ठीक है। इस प्रकार से। और अगर हम लोगों को इस मैट्रिक्स को लिखना हो तो इसको हम लोग लिखते हैं गाइस, अगर मैट्रिक्स B को हम लोग लिखें तो इसको लिखते हैं B इज इक्वल टू DIAG, डायग, और बड़ा ब्रैकेट के अंदर इसके डायगोनल एलिमेंट्स को लिखते हैं 1 2 3। तो बहुत सारे बुक्स में डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरीके से भी लिखा रहता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान देंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी मदद करेगा। क्लियर? चलिए अब इसे उतार लीजिए। गाइस अपना अगला मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। तो गाइस स्केलर मैट्रिक्स कहता है अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हों, तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको सिंबॉलिकली हम लोग लिखते हैं A इज इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट के अंदर AIJ n इंटू एन, तो n इंटू एन ऑर्डर हो गया इसका, वेयर AIJ इज इक्वल टू K। AIJ का मतलब जहां रो और कॉलम की लोकेशन इक्वल हो। रो और कॉलम की लोकेशन डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का इक्वल होता है, ठीक है ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू हमने एक कांस्टेंट K से लिखा है, मतलब सभी डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू 0 होगा, जिनमें रो और कॉलम की वैल्यू सेम नहीं होती है, ठीक है ना। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और इसमें एलिमेंट्स हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। देखिए यहां ध्यान से, ये जो अपना मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं सब के सब इक्वल है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। क्लियर है एग्जांपल से? एक और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए एक मैट्रिक्स B है हमारे पास और यहाँ पे हमने ले लिया 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 एंड 0 0 0 5। यहाँ पे हमने 4 इंटू 4 ऑर्डर का मैट्रिसेस लिया है और यहाँ डायगोनल में आप देखेंगे कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब इक्वल हैं और बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0 है। क्लियर हो गया ना। तो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स
जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हों, तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए गाइस, अपना अगला मैट्रिक्स है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा है? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। A diagonal matrix having all the diagonal elements are equal. All the diagonal elements are equal to 1. ठीक है ना? इसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सब 1 के बराबर होते हैं। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। एक बार फिर से समझिए। A diagonal matrix having all the diagonal elements are equal to 1 and non diagonal elements are 0। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 के बराबर हो और सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो। ठीक है, उसे हम लोग यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम लोग सिंबॉलिकली लिखते हैं A इज इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट के अंदर ए आई जे एन इंटू एन ऑर्डर, चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है डायगोनल मैट्रिक्स, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 1। ए आई जे आई इज इक्वल टू जहां जे हो तो ये जो एलिमेंट्स है वो डायगोनल एलिमेंट्स होता है। तो जहां ए आई जे इज इक्वल टू 1 व्हेन आई इज इक्वल टू जे, मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 के बराबर होगा एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में रो और कॉलम का लोकेशन अनइक्वल होता है, जबकि डायगोनल एलिमेंट्स में रो और कॉलम का लोकेशन सेम होता है। ठीक है, चलिए इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और ये है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहां देखिए 3 इंटू 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हमने और ये हमारा डायगोनल है जिसके सारे एलिमेंट्स 1 के इक्वल है। ठीक है ना, और नॉन डायगोनल एलिमेंट सब के सब 0 हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हुआ? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं हम लोग बी। मान लीजिए इसमें एलिमेंट्स है 0, सॉरी मान लीजिए इसमें एलिमेंट्स है 1 0 0 1। यहां पर देखिए ये जो मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 के बराबर है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। क्लियर ना? तो ऐसा मैट्रिक्स, तो गाइज ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू 1 के बराबर हो और सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो, तो उसे हम लोग यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? ठीक है गाइज, यहां पर जो हमारे पास दो एग्जांपल्स है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स बी 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम लोग ए को लिखेंगे I3, ठीक है ना, और बी को लिखेंगे I2। इसका मतलब है कि ए जो है 3 इंटू 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और बी जो है 2 इंटू 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इन जनरल हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को IN लिखकर डिनोट करते हैं। समझे ना? IN का मतलब n इंटू n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए गाइज, अपना अगला मैट्रिक्स है नल और जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो। एक बार फिर से सुनिए, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो, वैसे मैट्रिक्स को नल और जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है
0 0 0 0 0 0। एक दूसरा मैट्रिक्स देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यहां पर दो मैट्रिसेज हमने लिया ए और बी, और आपने देखा क्या कि मैट्रिक्स ए में और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब जीरो हैं। तो मैट्रिक्स ए और बी को हम लोग नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है गाइस। यहां एक बात ध्यान देने की है कि नल और जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स का कोई भी टाइप हो सकता है। कोई भी टाइप का मतलब हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, रो हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और जो मैट्रिक्स बी है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स का चाहे कोई भी टाइप हो, अगर उसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो उस मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर। चलिए अगले मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं गाइस। अगला मैट्रिक्स है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है गाइस। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को फर्दर दो सब कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया जाता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कोई ओन डेफिनेशन नहीं है, बस एक पैटर्न की वजह से इसे हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना। इसे मैंने बताया कि इसका कोई कुछ खास अपना ओन प्रॉपर्टी या डेफिनेशन नहीं होता है, बस एक पैटर्न इसमें आता है, उसके आधार पर हम लोग इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस, तो पहले इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सो गाइस नोट डाउन। तो गाइस अपना अगला मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहता है a square matrix A is equal to Aij is said to be upper triangular matrix if Aij is equal to 0 when I is greater than j। क्लियर। वो सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे जिसमें रो की वैल्यू कॉलम से ज्यादा होगी। ठीक है ना। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें वो सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे जिसमें रो की वैल्यू कॉलम की वैल्यू से ज्यादा होगी। क्लियर। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट कर लीजिए, एक मैट्रिक्स है ए अपने पास और ये मैट्रिक्स है आपका 2 0 0 3 4 0 5 6 0 5 6 7। ठीक है। यहां पर देखिए ये डायगोनल है। अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसमें रो की वैल्यू कॉलम से ज्यादा है और वो एलिमेंट जीरो है। चलिए हम लोग जीरो को ही पहले चेक करते हैं। इसको देखिए, इसका लोकेशन हो जाएगा 2 A 2 1। यहां देखिए I की वैल्यू J की वैल्यू से बड़ा है। इसी तरह इसको देखिए, इसका लोकेशन हो जाएगा A 3 1। इसमें I की वैल्यू J से ज्यादा है। इसी तरह से इसको आप देखिए, इसका लोकेशन हो जाएगा A 3 2।
इसमें भी i की वैल्यू j से ज्यादा है। समझ में आ रहा है? aij इज इक्वल टू 0 व्हेन i इज ग्रेटर देन j। इस कंडीशन में यही तीन एलिमेंट्स होंगे जिनकी वैल्यू 0 होगी, जहां i की वैल्यू j से बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है गाइस? यहां एक बात ध्यान देना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जैसा मैंने अभी पीछे बताया कि एक खास प्रकार का पैटर्न होता है जिससे और आसानी से समझा जाता है। तो गाइस, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जीरो का एक ट्रायंगल बनता है जो डायगोनल के नीचे होता है। ट्रायंगुलर अपर है, लेकिन जो ट्रायंगुलर पैटर्न होता है वो डायगोनल के नीचे होता है। इस बात को समझ लीजिए। देखिए यहां पर अगर इन जीरोज को आप मिलाएं तो एक पैटर्न बनता है ट्रायंगुलर पैटर्न। ठीक है ना? दिख रहा है? जब हम जीरो को मिलाते हैं तो जीरोज एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाता है। इसी पैटर्न की वजह से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना है, नाम दिया गया है उसका। ठीक है ना? ध्यान देने की बात है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ये ट्रायंगुलर पैटर्न डायगोनल के नीचे बनेगा। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है ये कंडीशन है जो बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो आई जे में कैसा रिलेशन होगा, आई ग्रेटर देन जे होगा या आई लेस देन जे होगा या आई इक्वल टू जे होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आई इज ग्रेटर देन जे होगा तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्लियर है ना? हमने यहाँ इन तीनों एलिमेंट्स को चेक किया, हर एलिमेंट में आई की वैल्यू जे की वैल्यू से ज्यादा है। क्लियर? तो एक बार फिर से समझ लीजिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहता है एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आई जे इज इक्वल टू 0 हो, जहां आई की वैल्यू जे से बड़ा हो। ठीक है ना? और खास बात कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 0 मिला देने से डायगोनल के नीचे एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनता है। ठीक है, चलिए गाइस, अपना अगला जो मैट्रिक्स है वो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is said to be lower triangular matrix if Aij is equal to 0 when I is less than j। मतलब एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij जिसमें Aij का वैल्यू 0 होगा when I की वैल्यू j से छोटी हो। मतलब जो रो की वैल्यू है वो कॉलम की वैल्यू से कम हो। क्लियर है ना? इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स B है और ये है अपने पास, देखिए 2 3 4 0 5 6 0 0 7। ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमने यहां आपको एक ये डायगोनल शो किया, ये हमारा डायगोनल है। ठीक है ना? अब देखिए जरा, ये जो एलिमेंट्स जो 0 हैं इनकी लोकेशन चेक करते हैं क्या इस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो देखिए इस 0 का लोकेशन होगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। मतलब इसको आप दिखा सकते हैं A13। आप देखिए ध्यान से, I जो है 1 है और J की वैल्यू 3 है, I की वैल्यू J से छोटी हो गई। इसी तरह आप इसको देखिए, ये आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है तो इसको आप लिख सकते हैं A12। यहां भी आप देखेंगे कि I की वैल्यू J के वैल्यू से छोटा है। दिख रहा है? इसी प्रकार से ये तीसरा जो 0 है इसको देखिए,
ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, तो आप इसको लिख सकते हैं A23। यहां भी आप देखिए आई की वैल्यू जे से छोटी है, ठीक है ना। तो वो सारे एलिमेंट्स जिसमें रो की वैल्यू कॉलम से छोटी हो वो सब के सब जीरो हो, ठीक है ना। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है। और खास बात क्या है इसमें, खास बात यह है कि इसमें अगर जीरोज को मिलाया जाए तो डायगोनल के ऊपर एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनता है। देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जीरो को मिला दिया जाए तो डायगोनल से ऊपर एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनता है। क्लियर। तो ये था हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। चलिए इसे आप लिख लीजिए। गाइस अब हम लोग ऑपरेशनल मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी मैट्रिक्स का टाइप खत्म नहीं हुआ है। बाद में भी हमें कुछ और टाइप के मैट्रिसेस मिलेंगे जो कि ऑपरेशन बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। दो मैट्रिसेज को या दो से अधिक मैट्रिसेज को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, इसका एडिशन क्या है। तो गाइस एडिशन ऑफ मैट्रिसेज कहता है टू मैट्रिसेज आर सेड टू बी एडेबल। एडेबल मतलब जोड़ने योग्य, ठीक है ना। दो मैट्रिसेज को हम लोग जोड़ने योग्य तभी बोलते हैं इफ देयर ऑर्डर्स आर इक्वल। इन दोनों मैट्रिसेज के ऑर्डर्स इक्वल हों एंड their addition A plus B is obtained by simply adding their corresponding elements। बात समझ में आई। कह रहा है कि दो मैट्रिसेज को एडेबल हम तभी बोलते हैं जब दोनों मैट्रिसेज का ऑर्डर इक्वल हो और दोनों मैट्रिसेज का एडिशन, मान लो अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिसेज है तो दो मैट्रिसेज का एडिशन ए प्लस बी सिंपली कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने से मिल जाता है, ठीक है। इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट कर लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 एक मैट्रिक्स ये है। दूसरा मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, मान लो कि B एक मैट्रिक्स है हमारे पास और इसमें ले लेते हैं 6 7 8 9 1 5। ये दूसरा मैट्रिक्स हमने ले लिया। क्लियर। अब आप ध्यान दीजिए, इसका डेफिनेशन कहता है कि two matrices are said to be addable if their orders are equal। तो हम लोग ऑर्डर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दो रोज हैं और तीन कॉलम, तो पहला जो मैट्रिक्स ए है 2 into 3 ऑर्डर का होगा। क्लियर। यहाँ देखिए जो दूसरा मैट्रिक्स है इसमें भी दो रो और तीन कॉलम है, तो दूसरा मैट्रिक्स बी भी 2 into 3 ऑर्डर का है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। क्लियर। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या कहता है कि जो जोड़ेंगे तो हमारा जो एडिशन है ए प्लस बी वो क्या होगा, सिंपली कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं उनको जोड़ने से मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो गाइस ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी उसमें हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिसेज के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हैं उनको जोड़ देंगे। तो देखिए ध्यान से, पहले मैट्रिक्स में यहां पर 1 1 पोजीशन पे 1 है और यहां पर 6 है दूसरे मैट्रिक्स में। तो 1 को 6 में जोड़ देंगे, 1 + 6, ठीक है। फिर देखिए यहां
मैट्रिक्स ए में ये जो 2 है वो 1-2 पोजीशन पे है और 1-2 पोजीशन पर मैट्रिक्स बी में 7 है, तो इसको जोड़ देंगे तो 2 + 7 हो गया। अब इसको देखिए 3 को, मैट्रिक्स ए में इसका जो लोकेशन है वो 1-3 है और यहां 8-1-3 लोकेशन पर है मैट्रिक्स बी में, तो इसको जोड़ देंगे 3 + 8 हो गया। इसी तरह यहां 4 को देखिए, इसका लोकेशन क्या है 2-1 मैट्रिक्स ए में, और यहां 9 को देखिए इसका लोकेशन क्या है 2-1, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 + 9 हो गया। फिर इसी तरह 5 को देखिए, 5 का लोकेशन है 2-2 और यहां पर 2-2 लोकेशन पर 1 है मैट्रिक्स बी में, तो यहां हो जाएगा 5 + 1। अब लास्ट जो एलिमेंट है 6 मैट्रिक्स ए का, इसका लोकेशन है 2-3 और मैट्रिक्स बी में 2-3 लोकेशन पर 5 है, तो हम लोग जोड़ देंगे 5 + 6, तो देयरफॉर ए प्लस जो बी मिलेगा अपना वो हो जाएगा, इनको जोड़ दीजिए 1 + 6 7, 2 + 7 9, 3 + 8 11, 9 + 4 13, 5 + 1 6 और 6 + 5 11। तो दिस इज द एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस A + B। क्लियर? चलिए इसको लिख लीजिए गाइस। अगला टॉपिक है निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स निकालना हो तो क्या करते हैं। तो गाइस निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहता है इफ A इज अ मैट्रिक्स देन -A इज कॉल्ड निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A। क्लियर है? अगर A कोई मैट्रिक्स है तो -A को उस मैट्रिक्स A का निगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय जस्ट चेंजिंग द साइन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स A। क्लियर है? और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? मैट्रिक्स A के प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज कर दीजिए तो मैट्रिक्स A का निगेटिव मैट्रिक्स -A प्राप्त हो जाता है। इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं गाइस। लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और ये है 1 -5 3 2 0 -4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग -A निकालेंगे तो क्या करेंगे? -A निकालने के लिए मैट्रिक्स A में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के साइन को चेंज कर देना है, मतलब जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर देना है और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देना है। तो 1 पॉजिटिव है तो -1 हो जाएगा, 5 नेगेटिव है तो +5 हो जाएगा, 3 पॉजिटिव है तो -3 हो जाएगा, 2 पॉजिटिव है तो -2 हो जाएगा और 0 के साथ कोई साइन नहीं होता है, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, एंड 4 नेगेटिव है तो +4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना हो तो उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साइन को चेंज कर दीजिए। क्लियर? इसे हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट कर लीजिए, अगला जो एग्जाम्पल है, लेट कर लीजिए कि एक मैट्रिक्स आपके पास B है, देखिए ध्यान से, और ये है आपका 2 5 -3 4 -6 -7 8 -9 सॉरी -8 9 और 5, ठीक है। ये मैट्रिक्स है अपना। तो देयरफॉर -B कैसे मिलेगा? तो जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स B का, इन सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देंगे।
2 का साइन पॉजिटिव है तो अब हो जाएगा -2। 5 का साइन पॉजिटिव है तो -5 हो जाएगा। 3 का साइन नेगेटिव है तो +3 हो जाएगा। 4 का साइन पॉजिटिव है तो -4 हो जाएगा। 6 का साइन नेगेटिव है तो +6 हो जाएगा। 7 का साइन नेगेटिव है तो +7 हो जाएगा। 8 का साइन नेगेटिव है तो +8 हो जाएगा। 9 का साइन पॉजिटिव है तो -9 हो जाएगा। और 5 का साइन पॉजिटिव है तो -5 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर हमने दो एग्जाम्पल लिया, एक मैट्रिक्स ए और दूसरा मैट्रिक्स बी। ए का नेगेटिव मैट्रिक्स -a निकाल कर आपको दिखाया और बी का नेगेटिव मैट्रिक्स -b निकाल कर आपको दिखाया। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। गाइस अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। दो मैट्रिक्स का एडिशन हमने पढ़ा, अब हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो गाइस इसका पहला प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, that is a plus b is equal to b plus a। ठीक है, a में b को जोड़िए चाहे b में a को जोड़िए, रिजल्ट सेम होगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं और मैट्रिक्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्लियर? अगला प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन is associative, that is a plus b plus c is equal to a plus b plus c। b plus c में a को जोड़े या फिर a plus b में c को जोड़े, रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। b प्लस c में a को जोड़िए चाहे a प्लस b में c को जोड़िए, रिजल्ट आपका सेम होगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं और मैट्रिक्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्लियर है? अगला प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास, उस मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए या फिर नल मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए तो रिजल्ट मैट्रिक्स इटसेल्फ होगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में जीरो या नल मैट्रिक्स को जोड़ें तो उस मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस केस में इस जीरो और नल मैट्रिक्स को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्लियर है बच्चा? चलिए अगला प्रॉपर्टी है, चौथा प्रॉपर्टी, वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है गाइस। एडिटिव इनवर्स कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स जोड़ दिया जाए या फिर किसी मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट बिकम्स जीरो। ठीक है, बात समझ में आई? फिर से एक बार समझिए। एडिटिव इनवर्स कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाए या फिर किसी मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट जीरो हो जाता है। इस केस में उस मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स को एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। क्लियर है बच्चों?
कोई डाउट? गाइस अगला प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ दो तरह का होता है, लेफ्ट कैंसिलेशन एंड राइट कैंसिलेशन। तो चलिए हम लोग पहले लेफ्ट कैंसिलेशन की बात करें। लेफ्ट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन में जैसे मान लीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी है। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, गाइज यहां पर a से a कैंसिल हो जाएगा और देयरफॉर ये हो जाएगा b इज इक्वल टू सी। ठीक है ना? इस रूल को हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन बोलते हैं। क्लियर है? a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी है, तो दोनों का लेफ्ट मैट्रिक्स a कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास b इज इक्वल टू सी। दिस इज नॉन एज लेफ्ट कैंसिलेशन। क्लियर? इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रॉपर्टी होता है, वो होता है राइट कैंसिलेशन। राइट कैंसिलेशन, ठीक है? और राइट कैंसिलेशन में गाइस मान लीजिए अगर आपके पास a प्लस बी है इज इक्वल टू c प्लस बी दिया हुआ है, तो यहां पर दोनों साइड से राइट वाला मैट्रिक्स b कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर हमें जो मिलेगा a इज इक्वल टू c। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग राइट कैंसिलेशन बोलते हैं। क्लियर है? लेफ्ट कैंसिलेशन में लेफ्ट वाला मैट्रिक्स कैंसिल हो जाता है और राइट कैंसिलेशन में राइट वाला मैट्रिक्स कैंसिल हो जाता है। इसे हम लोग कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं मैट्रिक्स एडिशन का। क्लियर? तो चलिए इसे लिख लीजिए। गाइस अपना अगला टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन। ठीक है गाइस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या कहता है? The subtraction of two matrices is possible only when their orders are equal। दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल तभी है जब दोनों का ऑर्डर इक्वल हो। एंड द सब्ट्रैक्शन इज obtained by just subtracting their corresponding elements। और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल कैसे है? दोनों मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशन पर जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और A में एलिमेंट है 10, 12, 13, 5, 7, 9। ठीक है, एक मैट्रिक्स B ले लेते हैं हम लोग और यहां पर है 12, 11, 15, 9, 8, 14। ये दो मैट्रिसेज है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहला काम ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं उसको चेक करने के लिए हम लोग दोनों का ऑर्डर चेक करते हैं। ठीक है ना, यहां देखिए मैट्रिक्स ए में 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा मैट्रिक्स ए। और मैट्रिक्स बी में भी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो मैट्रिक्स बी भी 2 into 3 ऑर्डर का होगा। तो गाइज यहां पर आपने क्या देखा कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों का ऑर्डर इक्वल है, तो हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करना है गाइस? देयरफॉर a माइनस बी, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन है। ठीक है ना, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है? सब्ट्रैक्टिंग देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सेम लोकेशन पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए यहां पर 10 और 12 का लोकेशन सेम है, तो 10 में से 12 को घटाएंगे
क्या हो जाएगा 10 माइनस 12। इसी तरह यहाँ देखिए 12 और 11 का लोकेशन सेम है, तो 12 माइनस 11 करेंगे, 12 माइनस 11। फिर 13 और 15 का लोकेशन सेम है, 13 और 15, तो हो जाएगा 13 माइनस 15। फिर से देखिए 5 और 9 का लोकेशन सेम है, तो लिखेंगे 5 माइनस 9। फिर देखिए 7 और 8 का लोकेशन सेम है, तो लिखेंगे 7 माइनस 8। एंड लास्ट 9 और 14 का लोकेशन सेम है, 9 और 14 का लोकेशन सेम है, तो लिखेंगे 9 माइनस 14। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 10 माइनस 12 कितना हो जाएगा -2, 12 माइनस 11 कितना हो जाएगा 1, 13 माइनस 15 -2, 5 माइनस 9 -4, 7 माइनस 8 -1 और 9 माइनस 14 -5। क्लियर है? तो ये आपका दो मैट्रिसेस ए और बी का सब्ट्रैक्शन हो गया। क्लियर है बच्चों? ओके गाइस, आप लोग अब जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 में कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 से लेकर 4 तक, और क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 3.2 में अब आप बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आज के लेक्चर को आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना, अच्छी तरह से समझ लीजिए। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस हमने यहाँ लिस्ट किया है, इस क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे, बनाएंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में उसे क्लियर कर दिया जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।